हेलो फ्रेंड्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज पॉलिटिकल साइंस में लोक प्रशासन के क्वेश्चन करेंगे और कई लोग कमेंट कर रहे थे स्टूडेंट्स लोक प्रशासन के ऊपर क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये 30 क्वेश्चन है इसमें और 20 क्वेश्चन इसमें लोक प्रशासन के ऊपर आधारित है। ठीक है, लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कहा जाता है वुडरो विल्सन को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो जरूर प्ले लिस्ट में जाएं और उससे पहले की सारी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? बजट पर चर्चा, प्रश्नकाल या सरकार के विरुद्ध अभियोग या स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकार के विरुद्ध अभियोग। ठीक है, सरकार के विरुद्ध अभियोग जो है लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का जो है तरीका नहीं है, जिसमें न्यायपालिका सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा, ठीक है, 79 के अनुसार सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की सुनवाई सुनवाई करती है और प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के तहत जो है न्यायपालिका द्वारा समय समय पर सरकार को निर्देश भी दिए जाते हैं और इस प्रकार प्रश्न में दिए गए जो अन्य विकल्प हैं वो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के, ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, और न्यायपालिका द्वारा प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के तहत दो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा परमादेश, ठीक है, प्रकार की रिटें भी जारी करती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकार के विरुद्ध अभियोग। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रेडरिक रिंच के शाला मॉडल में कलेक्ट्रेस किसे कहते हैं? निचले स्तर की नौकरशाही जिसे आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं है, बी है उच्च स्तरीय समान नौकरशाही, सी है वे हित समूह जो अर्थ परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, वे हित समूह जो अर्थ परंपरागत है किंतु आधुनिक यानी मॉडर्न टेक्निक जो है उसके ज्ञाता है। तो फ्रेडरिक रिंच से शाला मॉडल में किसके अर्थ उन हित समूह से है जो अर्ध परंपरागत है। ठीक है, अर्थ है ये, यहाँ पे अर्ध होगा, तो अर्ध परंपरागत है किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता है। और दूसरे शब्दों में कलेक्टिव ऐसा समूह है जो आधुनिक संगठन के संस्थात्मक तरीकों का क्या करता है, उसका प्रयोग करता है, किंतु उसमें परंपरागत ढंग के बिखरे हुए जो संकीर्ण या सांप्रदायिक जो है वो ध्येय बने रहते हैं। और इस प्रकार समूह का कुटुंब, ठीक है, समूह एक कुटुंब जो है नहीं है, यानी एक परिवार नहीं है किंतु वह एक संस्था भी नहीं है और इसका ध्येय बहुत ही संकीर्ण या सांप्रदायिक रहता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये सी। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान लोक सेवा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही का नया संस्करण है? अभिभावक नौकरशाही, योग्यता मूलक नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही या जातिगत नौकरशाही। राइट ऑप्शन हो जाएगा योग्यता मूलक नौकरशाही। ठीक है, देखिए वर्तमान में भारत में लोक सेवा योग्यता मूलक नौकरशाही का नया संस्करण है और इस प्रकार की नौकरशाही में नौकरशाहों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? योग्यता के आधार पर होती है और एक निष्पक्ष और खुली प्रतियोगिताओं के आधार पर इनका क्या होता है, चयन होता है। और इस प्रकार चयनित किए हुए लोक सेवक किसी विशेष दल के साथ वचनबद्ध नहीं होते हैं बल्कि नियमों के अनुसार क्या करते हैं, वो अपना कार्य करते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रशासन राजनीति की एक शाखा है, यह कथन किसका है? डोनाल्ड किंग्सले, गुडनो, लूथर गुलिक या लेसिले लिप्सन। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा डोनाल्ड किंग्सले। ठीक है, देखिए प्रशासन राजनीति की एक शाखा, यह कथन है डोनाल्ड का। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम निम्न में से कौन सा सर्वाधिक निचले स्तर पर आता है? ठीक है, निकले नहीं निचले होना चाहिए, निचले स्तर पर आता है। ठीक है, और शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा एवं संरक्षा, आदर या आत्मबोध की आवश्यकता। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो शारीरिक आवश्यकता है वो सबसे निचले स्तर पर आती है। ठीक है, इसको मैस्ले ने निचले स्तर पर माना है। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा
निचले स्तर यानी पे आती है शारीरिक जो आवश्यकताएं होती हैं। और शारीरिक आवश्यकताएं, और इसमें देखिए सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, समान आवश्यकताएं, आत्मबोध आवश्यकताएं, जो कि आत्मबोध आवश्यकताएं हैं ये सर्वोच्च स्तर पे आती हैं। ठीक है, ये सर्वोच्च स्तर पे क्या आती है? आत्मबोध। ठीक है, आवश्यकताएं सर्वोच्च स्तर पर। राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए है, निचले स्तर पर। नेक्स्ट है, किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? लास्की ने, डायसी ने, फाइनर ने या हेवार्ट ने? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हेवार्ट। तो लॉर्ड हेवार्ट, ठीक है, लॉर्ड हेवार्ट ने सिविल सेवकों की बढ़ती शक्ति के कारण नौकरशाही को जो है इन्होंने अपनी पुस्तक न्यू डिस्पस में 1929 में नवीन, ठीक है, ये बुक का नाम है, नोट कर लें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करा करें जरूर से। ठीक है, इससे हमें लगता है कि हाँ आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई में। ठीक है, तो ये है इनकी बुक, और जिसमें नवीन निरंकुशवाद अधिनायकवाद कहा है, और हेवार्ट का विचार है कि प्रशासनिक निरंकुशता में निरंतर वृद्धि के कारण ब्रिटिश नागरिक अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, चेस्टर बनार्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है? बोधगम्यता, संगठन के उद्देश्य के साथ निरंतरता, संभाव्यता, निरंतर पर्यवेक्षण। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेस्टर बनार्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंतर पर्यवेक्षण। यानी देखिए, चेस्टर बनार्ड के सिद्धांत के अनुसार किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार होती आवश्यक जो शर्त होती हैं वो, जैसे पहली हो गई जब वह संचार समझता हो अर्थात बोध गम्यता। ठीक है, दूसरी हो गई संगठन के उद्देश्य के साथ निरंतरता। तीसरी हो गई जब वह संचार के अनुसार कार्य करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो अर्थात संभाव्यता। ठीक है, तो संगठन के नेतृत्व का आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है, राइट ऑप्शन वहां पे हो जाएगा ए नहीं है। ठीक है, डी। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है? एल्टन मेयो, एच.एल. ग्रांट, एफ.बी. गिलबर्ट या हेनरी फेओल? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनरी फेओल। ठीक है, तो हेनरी फेओल ने आधुनिक प्रचलन प्रबंधन सिद्धांत का इन्हें जनक माना जाता है। ठीक है, इन्हें जनक माना जाता है। और पर फेओल ने प्रबंधन के 5 प्राथमिक जो है इन्होंने कार्य बताए हैं। ठीक है, पहला क्या है? नियोजन। ठीक है, जिसे प्लानिंग कहते हैं। और ठीक है, और दूसरा है संगठन। पहला है नियोजन प्लानिंग, दूसरा है संगठन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। तीसरा है आदेश देना। ठीक है, तीसरा क्या है? आदेश देना, कमांड। चौथा क्या है? समन्वय। ठीक है, कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन है। पांचवा क्या है? नियंत्रण यानी कंट्रोल। ठीक है, पांचवा है नियंत्रण, कंट्रोल। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है शॉर्ट में? POC
सी सी सी, ठीक है, नियोजन, संगठन, आदेश देना, समन्वय, नियंत्रण, ठीक है, इसे शॉर्ट में कहा जाता है। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी है, हेनरी हेउल, ठीक है। तो इन्होंने 5 प्रकार के प्रबंधन के 5 प्राथमिक इन्होंने कार्य बताए, नियोजन, संगठन, आदेश देना, समन्वय एवं नियंत्रण, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक, यह कथन किसका है? डीमार्क, एल डी वाइट, प्रोफेसर बीड, उर्विक। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डीमॉक, ठीक है। डीमॉक के अनुसार मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक किससे होता है? समूह से होता है। और जो किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है। राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति, ठीक है, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी मॉक। 10 क्वेश्चन है, जेम्स डी मुनी के अनुसार, मुने के अनुसार होगा, ठीक है, जेम्स डी मुनी के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? विकेंद्रीकरण, पद सोपान, नियंत्रण का दायरा या समन्वय। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समन्वय, ठीक है। तो जेम्स डी मुने तथा रैले, मुने तथा रैले, रैले ने एक आदर्श संगठन के लिए 4 सिद्धांत बताए हैं, ठीक है। पहला है समन्वयात्मक सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है पदसोपान सिद्धांत, तीसरा है कार्यात्मक सिद्धांत, ठीक है, कार्यात्मक सिद्धांत। चौथा है स्टाफ एवं सूत्र सिद्धांत, स्टाफ एवं सूत्र सिद्धांत, ठीक है। और ये 4 प्रकार के सिद्धांतों का इन्होंने उल्लेख किया है जेम्स डी मुने तथा रैले ने, ठीक है। राइट ऑप्शन डी, समन्वय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है? एच ए साइमन ने, एल डी वाइट ने, जे बिग ने, जे एम फिप्नर ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फिप्नर, ठीक है, जे एम फिप्नर। तो जे एम फिप्नर ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों के संगठन की संचालन की इन्होंने संज्ञा दी है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। 12 क्वेश्चन है, सुशासन तथा विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर, ठीक है, बल विश्व बैंक रिपोर्ट में किस वर्ष दिया गया? और ये दिया गया है वर्ष 1992 में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, शासन और विकास नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस की परिभाषा दी है। और इसने सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक, ठीक है, सामाजिक जो है सुशासन को सामाजिक जो है, ठीक है, सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया है। किसका प्रयोग? शक्ति। और सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं, कितनी विशेषताएं सुशासन की? 8 विशेषताएं हैं, ठीक है। और यह भागीदारी है, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी, कुशल, न्याय संगत और समावेशी होने के साथ साथ कानून के शासन का अनुसरण करता है, ठीक है। एक बार से फिर बोल देती हूँ, नोट कर लीजिए चाहे। आम सहमति, भागीदारी, ठीक है, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए,
प्रभावी और कुशल न्याय संगत होना चाहिए और समावेशी होने के साथ साथ कानून के शासन का अनुसरण करता है ये, ठीक है, कानून का शासन। और यह विश्वास दिलाता है कि भ्रष्टाचार को कम से कम किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें अल्पसंख्यक जो हैं उनके विचारों को क्या किया जाता है, उनको ध्यान में रखा जाता है। और निर्णय लेने में समाज के सबसे कमजोर लोग जो होते हैं उनकी आवाज भी सुनी जाती है। कमजोर लोगों की, जैसा कि कमजोर लोगों की बिल्कुल आवाज नहीं सुनी जाती, तो यह समाज की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए भी उत्तरदायी है। तो यह है कब, 1992 में शासन और विकास नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस की परिभाषा दी है, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को माना जाता है आयोग, परिषद, ब्यूरो या बोर्ड। राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्यूरो, ठीक है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो, ठीक है, अगर एक व्यक्ति में निहित हो प्रशासनिक प्राधिकार तो उस व्यवस्था को ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की है, मैग्लस ने, मैस्लो ने या डगलस, हर्जबर्ग ने या लिकर्ट ने। राइट ऑप्शन सी है हर्जबर्ग। हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा, ठीक है, द्विघटक विचारधारा प्रेरणा तथा अभिप्रेरणा में क्या करती है, अंतर करती है। अभिप्रेरणा और प्रेरणा इनमें क्या करती है, अंतर करती है, डिफरेंस करती है, ठीक है। प्रेरणा को क्या माना गया है, बाहरी तत्व माना गया है। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, परंतु अभिप्रेरणा जो है एक आंतरिक तत्व है। अभिप्रेरणा क्या है, ये आंतरिक तत्व है, ठीक है, जो कि एक व्यक्ति के क्या होता है, भीतर होता है, अंदर होता है। और मैकग्रेगर व्यवहारवादी और मनोवैज्ञानिक विचारक हैं ये मैकग्रेगर, और उन्होंने मानव के बारे में दो भिन्न विचार प्रस्तुत किए। एक तो उन्होंने मूल रूप से नकारात्मक और निराशावादी है उन्होंने कहा, और दूसरा उन्होंने मूल रूप से सकारात्मक और आशावादी है, और इन्हें क्रमशः सिद्धांत एक्स तथा वाई सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, एक्स तथा वाई सिद्धांत, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा हर्जबर्ग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, सी है रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद, डी है सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली, ठीक है। इसमें से कौन सा गलत होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये यहाँ मसूरी में है, ये हैदराबाद में है, और ये नई दिल्ली में है, ठीक है। तो कौन सा गलत है, सी गलत है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली, जबकि रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये है बड़ोदरा में, ठीक है, ये यहाँ पे है, अहमदाबाद नहीं है, ये बड़ोदरा, बड़ोदरा गुजरात, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे सी है जो गलत है। 16 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, डी है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी है पूछा है कि जो हेनरी फेयोल की रचना नहीं, और राइट ऑप्शन सी है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये रचना किसकी है, ये है मैक्स वेबर की, ठीक है, ये जो है ये मैक्स वेबर की रचना है, ये हेनरी फेयोल की नहीं है, और अन्य सभी पुस्तकें हेनरी फेयोल द्वारा लिखी गई हैं। 17 क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है, सूत्र अभिकरण, स्टाफ अभिकरण, सहायक अभिकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सूत्र अभिकरण। तो कार्य संपादन का एकाधिकार सूत्र अभिकरण के पास होता है, और संगठन का प्राथमिक कार्य सूत्र अभिकरण द्वारा संपन्न किया जाता है, और प्रत्येक बड़ा प्रशासनिक संगठन इकाइयों या खंडों में बटा होता है, ठीक है, इकाइयों या खंडों में बटा होता है, और जो है ठीक है खंडों में बटा होता है। और
ये सूत्र इकाइयों का संबंध नीति के निर्माण से होता है। ठीक है, किससे होता है? नीति के निर्माण से। और इनके हाथों में शक्ति होती है जिसके आधार पर ये निर्णय ले सकती है तथा आज्ञाएं प्रसारित कर सकती है और एक क्रियाशील अभिकरण है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं? ठीक है, राल्फ एसिटन, एल.डी. वाइट, हर्बर्ट मॉरिसन, गोरवाला। राइट ऑप्शन बी, एल.डी. वाइट। तो एल.डी. वाइट का मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। 19 क्वेश्चन, मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। मिलान करेंगे तो डब्ल्यू एफ बिलोबी, लोक प्रशासन के सिद्धांत, एमपी फॉलेट, जिन्हें मैरी, इनका पूरा नाम है मैरी पार्कर, ठीक है, फॉलेट। तो एमपी फॉलेट सृजनशील अनुभव, मूने व रैले संगठन के सिद्धांत, हेनरी फेओल औद्योगिक सामान्य प्रबंधन। और मिलान करेंगे क्या हो जाएगा? ए का क्या है? ए का 3 है, बी का 4 है, ए का 3, बी का 4, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। 20 और लास्ट क्वेश्चन, किसने प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की? ब्लैक तथा व्हाइट ने, मोटन तथा सोफेन ने, ब्लैक तथा स्मिथ, ब्लैक तथा मोटन। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक तथा मोटन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा ब्लॉक तथा मोटन ने विकसित किया और इन विचारकों के अनुसार नेतृत्व शैली, ठीक है, नेतृत्व शैली कर्मचारी अभिमुखी और उत्पादन अभिमुखी शैलियों का विभिन्न मात्राओं में मिश्रण है। ब्लेक तथा मोटन ने 5 प्रकार की नेतृत्व शैली बताई है। ठीक है, नेतृत्व शैली का इन्होंने प्रतिपादन किया है। पहला क्या है? साधनहीन प्रबंध, साधनहीन प्रबंध। दूसरा क्या है? निरंकुश कार्य प्रबंध, ठीक है, निरंकुश कार्य प्रबंध। तीसरा क्या है? कंटी। चौथा क्या है? समूह संबंध, समूह संबंध। पांचवा क्या है? संगठन व्यक्ति संबंध, व्यक्ति प्रबंध। ठीक है, व्यक्ति संबंध प्रबंध होगा, संगठन व्यक्ति प्रबंध। तो 5 प्रकार है। पहला साधनहीन प्रबंध, दूसरा निरंकुश कार्य प्रबंध, तीसरा कंटी, चौथा समूह प्रबंध, पांचवा है संगठन व्यक्ति प्रबंध। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।